फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। एक नया टॉपिक है। टॉपिक तो कल का है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कल। आज मैं फिर बता रहा हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। दोबारा देख रहे हैं आप इसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखिए, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक होने के लिए ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ए हमेशा कैसी होगा? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स होगी यदि ए डैश बराबर ए हो जाए, तो ए को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें भी ए का स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आप सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक होने की कंडीशन ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें और वह नेगेटिव ए आ जाए, है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो हो जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ए आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब जरा एक बात पे आपसे चर्चा करते हैं कि हम ए और ए डैश के बारे में तो जानते हैं, ए डैश बराबर ए और ए डैश बराबर माइनस ए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। अब हम आपसे पूछें कि ए प्लस ए डैश ये कैसी मैट्रिक्स है, ये कैसी है? तो अब हम क्या करें, अब हम ए प्लस ए डैश को ये जानना चाहते हैं ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ए प्लस ए डैश हमारी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हम करेंगे क्या कि जिस किसी का भी हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक पता करना होता है तो उसका हम दोबारा एक ट्रांसपोज ले लेते हैं। कल मैंने एक नियम लिखा था, आपको ध्यान हो, कि ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होता है। और एक दूसरा नियम लिखा था कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ होती है, यानी वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाती है। अब इसका करें तो ये ए के स्थान पर है, ये बी के स्थान पर है, तो ये जाएगा ए डैश प्लस ए डैश होल डैश। ए डैश वही रहा प्लस ए डैश का होल डैश ए हो गया इस नियम से। चूंकि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, तो हम इसको ए प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं। यानी हमने ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज किया तो देखिए यही ए प्लस ए डैश वापस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए प्लस ए डैश है यानी ए के संग उसका ट्रांसपोज जोड़ दें, ए के संग उसका ट्रांसपोज जोड़ दें तो वह हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ उसका ट्रांसपोज जोड़ने पर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ए माइनस ए डैश क्या है, ये क्या चीज़ है? तो अब इसका भी ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ए माइनस ए डैश ये कुछ नहीं है, ए माइनस ए डैश का होल डैश। इसी नियम से फिर दोबारा किया तो हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश होल डैश, ए डैश। ध्यान रखिएगा, मैं ए को सिमेट्रिक नहीं कह रहा हूं, ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज एनी मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक नहीं कह रहा हूं मैं ए को। तो ए डैश माइनस ये हो जाएगा ए। अब हमने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज करने पर हमें नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए डैश मिल रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को घटा दिया जाए तो वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। है ना? दोबारा अपनी बात कहता हूं, यदि किसी मैट्रिक्स के साथ उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। यदि किसी मैट्रिक्स के साथ उसका ट्रांसपोज घटा दिया जाए तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। यहां ये ध्यान रहे कि ए सिमेट्रिक नहीं है ना,
ए यदि सिमेट्रिक होती तो ये ए डैश बराबर ए हो जाता। ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब जरा एक चीज़ और समझिए कि ये लिखा हुआ है, अब हमें क्या दिखाना है कि ए को हम इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। ए को हम लिख सकते हैं हाफ ए प्लस हाफ ए। अब हम क्या करेंगे, हाफ ए, एक हमने माइनस हाफ ए डैश, एक ए डैश जोड़ दिया और एक ए डैश यहाँ हमने घटा दिया, तो ये हो गया हाफ, तो ये हो गया ए प्लस ए डैश और ये हो गया हाफ ए माइनस ए डैश। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये कैसी है हमारी सिमेट्रिक, ये कैसी है हमारी इसकी सिमेट्रिक, है ना। ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी मैंने दिखाया ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हो गई सिमेट्रिक, और प्लस ये हुई हमारी इसकी सिमेट्रिक। तो कहने का क्या नियम है, कहने का नियम ये है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये नियम हो गया। यानी कि आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध की इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। क्या कहा जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में प्रदर्शित कीजिए। अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मान लीजिए ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखी है, रो वाइज 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और इसको हम दिखाना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। तो अब आपको हमने बताया था कि ए बराबर हम लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये हमारी सिमेट्रिक है और ये हमारी इसकी सिमेट्रिक है। क्योंकि मैं आपको अभी पिछले वाले पेज पे मैंने आपको बताया था ना, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए आपको दे रखी है, आप तुरंत इसका ए डैश निकाल लीजिए। इसका जो ए डैश है वो हो जाएगा 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5, ये इसका ए डैश हो गया, कोई खास बात नहीं है। इसके तुरंत बाद आप ए प्लस ए डैश हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए, तो हाफ तो वहीं रहेगा। ए का मतलब आपने जो ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5, इसके अंदर ए डैश वाली जो मैट्रिक्स है वो आप इसको जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगी 1 3 5 और -6 8 3 -4 6 और ये हो गया 5। अब आप इसको और इसको जोड़ देंगे। हाफ ध्यान रखना, हाफ दोनों मैट्रिक्स के बाहर लगा हुआ है, इस तरीके से यूं,
तो अब क्या करना है, हाफ। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को पहले जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे बेटा तो ये आएगा 2 - 3 1, और ये वाली जो रो है जो हो जाएगी -3 16 9, और ये वाली जो हो जाएगी 1 9 10, 1 यहाँ 9 और यहाँ 10। अब 1/2 से आप भाग लगा दीजिए, तो 1/2 से भाग लगाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 - 3/2 1/2 -3/2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा यहाँ पे 9/2 1/2 9/2, और ये हो जाएगा यहाँ 5। इसी तरीके से आप हाफ a माइनस a डैश भी निकाल सकते हैं। यहाँ जोड़ा है, अब आप उसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो वह अपने आप कुछ ऐसा आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग निकाल के देखेंगे। 0 9/2 9/2 -9/2 0, और यहाँ आएगा -3/2 -9/2 3/2, और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 0। देखिए मैंने आपको बताया ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो ये 0 ही आएंगे। तो इस तरीके से जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का योग हो गया। कैसे? ऐसे 1 - 3/2 1/2 -3/2 8 9/2 1/2, यहाँ हो जाएगा बेटा 9/2, और ये हो गया 5, प्लस ये हो गया 0 9/2 9/2 -9/2 0 -3/2 -9/2, ये हो गया 3/2, और ये है बेटा 0। तो ऐसे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके 2-3 सवाल होंगे, एक आध एग्जाम्पल होगा, उसको आप थोड़ा करिए, आपकी समझ में ये आ जाएगा। अब बेटा नया टॉपिक शुरू होगा, इन्वर्स निकालना। तो मैं अभी इन्वर्स की कोई बात नहीं करूँगा आपसे, मैं इन्वर्स निकालने के मेथड हैं। तो एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन भी कहते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन किताब में आपकी में लिखा होगा प्रारंभिक संक्रिया। प्रारंभिक संक्रिया, ऑपरेशन को संक्रिया बोलते हैं। तो ये हो गया, और एलिमेंट्री का मतलब प्रारंभिक। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या हैं और ये लगते कैसे हैं, इसका आना बेहद ज़रूरी है। तो मैं इसको आपको थोड़े थोड़े टुकड़ों में समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में ये ढंग से आ जाए। तो सबसे पहला ये है कि सबसे पहला आपका द इंटरचेंज ऑफ टू रो और कॉलम्स। द इंटरचेंज टू रोज और कॉलम्स। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि किन्हीं भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ये हुआ हमारा कि आपके पास मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है। और ऑपरेशन हमें ज़रूरत के हिसाब से, ये नहीं कि सबसे पहले यही लगेगा, ज़रूरत के हिसाब से ऑपरेशन लगते हैं। तो लिखाया था इंटरचेंज, यानी कि आपस में आप बदल सकते हैं। किसको? टू रो। तो मैं सिर्फ रो की बात करूंगा, कॉलम की बात नहीं करूंगा। आप रो पर आप अपने आप को ध्यान लगाइए। तो आप किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो से बदल सकते हैं। जैसे मुझे ज़रूरत पड़ रही है
इस रो को ऊपर लाने की और इस पहली वाली रो को दूसरे नंबर पर लाने की, तो मैं ऐसे लिखूंगा R1, दोनों तरफ तीर का निशान R2, यानी R1 के स्थान पर R2 आ जाएगी और R2 R1 के स्थान पर चली जाएगी। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। 4 5 6 कहाँ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, मेरी ज़रूरत के हिसाब से है। 1 2 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 7 8 9 उस पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो वहीं रहेगा। अब मान लीजिए कि मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि मैं R3 को R1 के स्थान पर ले जाना चाहूँ। एक ऑपरेशन ये लग चुका है, R1 इज इंटरचेंजेस टू R2, यानी मेरे ज़रूरत पड़ी कि मैं पहली रो को दूसरी रो पे लाऊं और दूसरी रो को पहली रो वाले स्थान पर ले जाऊं। तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसको लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं द इंटरचेंज ऑफ टू रोज। किसी भी दो रो को, जरूरी नहीं कि पहली और दूसरी बदली जाएं। अब मुझे ज़रूरत है कि मैं R2 और R3 में चेंज करूं, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। 4 5 6 वही रहेंगे। अब जो ऑपरेशन लग रहा है वो इसमें लगेगा, इसमें नहीं। इसमें लग के तो आप यहाँ आ गए, अब इसमें लगा के हम इसको नीचे लाएंगे। तो अब ये आ जाएगा 7 8 9 और यहाँ हो जाएगा 1 2 3। ये ऑपरेशन लग गया। तो किन्हीं भी दो रो को, ये जरूरी नहीं है कि पहले R1 और R2 चेंज होगी। आपकी ज़रूरत है तो आप R1 को R3 की जगह ला सकते हैं और R3 को R1 की जगह ला सकते हैं। तो किसी भी रो को कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके के नोटेशन का आप प्रयोग करेंगे। दूसरा जो नियम है वो ये है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो, मैं कॉलम पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं कॉलम ऑपरेशन आपको से सवाल नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ रो से कराऊंगा। और फिर रो बाई ए स्केलर, किसी संख्या से आप जरूरत पड़े तो गुणा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यही मेरी मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि मैं पहली रो में किसी संख्या का गुणा कर दूं, 2 का। जैसे मैंने मान लिया 2 का गुणा करना चाह रहा हूं, तो क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा किसमें, रो में, किससे, संख्या से। तो R1 को मुझे ज़रूरत पड़ रही है 2 से गुणा करना, तो R1 इज रिप्लेस्ड बाई 2R1। R1 में R2 से गुणा करने पर, तो अब वो मैट्रिक्स कुछ ऐसी हो जाएगी, 2 4 6। अब इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही रहेंगे, चेंज वही होगा जिसमें आपने ऑपरेशन लगाया है। अब आपकी कोई ज़रूरत है कि साहब हम यहाँ पर गुणा करना चाहते हैं दूसरी रो में 3 से, तो आप इसमें 3 से गुणा कर लीजिए ज़रूरत के हिसाब से। मैं बार बार कह रहा हूँ ज़रूरत के हिसाब से। R2 3R2। यहाँ दोनों तरफ तीर का निशान नहीं लगेगा, तीर का निशान दोनों तरफ वहाँ लगेगा जहाँ रो से रो बदली जाएगी। जब किसी स्केलर से गुणा करेंगे तो तीर का निशान एक ही तरफ रहेगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 और 3 से गुणा कर रहे हैं 2 में, तो ये हो जाएगा 12 5 3 15 6 3 18। ये हो गया। और थर्ड रो में कोई काम ही नहीं किया तो थर्ड रो वैसी ही रहेगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये और ध्यान रखना है कि हम किसी भी रो को भाग नहीं देते हैं। यदि हमें मान लीजिए कि भाग देना है तो हम बोलेंगे हमने उसका गुणा किया। जैसे हमें कहें कि हमें पहली रो में 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमने 1/2 से गुणा किया, है ना। मुझे ज़रूरत है, जैसे इसमें मैं 2 से भाग लगाना चाहता हूँ पहली रो में, तो मैं कैसे लिखूँगा, R1 इज रिप्लेस्ड बाई 1/2 R1। भाग लगाने को अपोजिट करके, उसका रेसिप्रोकल करके गुणा कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न इसमें नहीं होता। डिवीज़न का अर्थ मतलब उसका रेसिप्रोकल करके, व्युत्क्रम करके गुणा कर देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3। अब बाद बाकी की जो रो हैं उनमें कोई काम नहीं किया गया, तो वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। ऑपरेशन बेटा ये है कि द एडिशन
ऑफ ए मल्टीपल ऑफ वन रो। मैं आपको बता दूं, मैं कॉलम पे काम नहीं करवाऊंगा, सिर्फ रो पे कराऊंगा, इसलिए रो लिख रहा हूं। टू अनदर रो। मतलब क्या हुआ कि आपको ये ज़रूरत है और आप अपनी उस ज़रूरत के हिसाब से ये काम छोटा सा करते रह सकते हैं, उससे आपको कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, छोटी सी बना दे रहा हूँ, ए 2x2 की मैट्रिक्स है, 1 2 2 4। अब मेरी ज़रूरत है, अब मैंने क्या लिखा है, द एडिशन ऑफ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, यानी कि किसी रो को हम किसी संख्या से गुणा करके किसी दूसरी रो में जोड़ सकते हैं। यानी कि मेरी ज़रूरत है कि R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस 2R1, यानी कि पहली रो में 2 से गुणा कर कर दूसरी रो में जोड़ना। दोबारा सुनिए क्या लिखा है, पहली रो में 2 से गुणा कर कर दूसरी रो में जोड़ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहली रो पे तो कोई काम नहीं हो रहा, तो 1 2 रहेगी। काम किस पे हो रहा है, सेकंड रो पे। क्या करना है, सेकंड रो हमने यहां लिख दी 2 4। पहली रो में क्या करना है, 2 से गुणा करना है, तो 2 और 4। अब इनको जोड़ देना है, तो 2 और 2 4 और 4 और 4 ये है। तो ये अपनी ये जो कुछ भी हम करते हैं ऑपरेशन, ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से होता है। एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 3 1 2। एक मैट्रिक्स माने मैंने ये ले ली। अब मुझे ज़रूरत है कि मैं तीसरी रो में दूसरी रो को जोड़ना चाहता हूँ, है ना। तो कैसे लिखूंगा उसे, R2। ध्यान रखिए कि जिस रो पर काम चलेगा उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस R3, यानी मैं R2 में R3 को जोड़ रहा हूं, है ना। तो कैसे लिखूंगा, 1 2 3 तो ऐसे लिख दिया। अब R2 R3, तो R2 कहाँ है मेरी, 2 3 1, R3 क्या है 3 1 2। तो ये हो जाएगा 3 2 5, 3 और 1 4 और 2 और 1 3। तीसरी रो पे कोई काम नहीं हुआ, तो 3 1 2, उसको ऐसे ही लिख दिया। अब मान लीजिए कि मुझे आवश्यकता पड़ रही है कि मैं R1 में मुझे चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि R2 में 2 से गुणा करते हुए R1 में जोड़ना है। दोबारा सुनिए, R2 में 2 से गुणा करते हुए R1 में जोड़ना है, तो R1 में जोड़ना है। तो ऑपरेशन किस पे लगा, R1 पे। तो R1 में हम कोई संख्या जोड़ नहीं सकते, जिस रो को जोड़ेंगे उसी रो को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो R1 और यहाँ हो जाएगा 2R2, है ना। मैंने क्या लिखा, R1 में हम चेंज कर रहे हैं, है ना। R1 चेंज हो रही है किससे, R1 में R2 से 2 से गुणा करने के बाद जोड़ना है। तो ये ज़रूरत के हिसाब से होता है। जब ऑपरेशन बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको ज़रूरत कैसे पड़ती है। तो पहली रो में हम काम कर रहे हैं, इसलिए पहली रो को छोड़ दिया। दूसरी रो 5 4 3, तीसरी रो पे कोई काम नहीं, तो 3 1 2। R1 में काम होना है, तो R1 हमने यहाँ रफ पे लिख लिया, 1 2 3। 2 से गुणा करना है, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 10 और 1 11, 8 और 2 10 और 6 और 3 ये आ गया, है ना। R2 यानी ये वाली जो रो है 5 4 3, इसमें 2 से गुणा किया तो 10 8 6 हो गए। पहली रो में जोड़ना है, तो पहली रो हमने ऊपर लिख दी, क्या थी वो 1 2 3। अब इनका जोड़ करें तो 11, यहाँ 10 और यहाँ हो गया 9। तो ये ज़रूरत के हिसाब से होती है। और आप अभी इन ऑपरेशन को सिर्फ समझिए, नहीं समझ में आए दोबारा मुझसे कहिए, मैं आपको ये ऑपरेशन दोबारा सिखाऊंगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन का क्वेश्चन नाम से आता है, इसलिए एलिमेंट्री ऑपरेशन का जानना बहुत ज़रूरी है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या हैं। यदि एलिमेंट्री ऑपरेशन का तरीका नहीं पता है तो आप सवाल नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश करिए ये समझने की ये ऑपरेशन लगते कैसे हैं, ठीक है ना। तो
आपकी समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, किताब से ही पढ़ना। ये मैंने समझा दिया, ये 3 ऑपरेशन है, इनको एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। सवाल एलिमेंट्री ऑपरेशन के ही नाम से आता है इन्वर्स निकालने का। तो पहले आप एलिमेंट्री ऑपरेशन को अपना पक्का कीजिए, फिर आगे की इन्वर्स निकालने का जो प्रोसीजर है मैं आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा।